थे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का 1990 ऑनवर्ड जितने सारे क्वेश्चंस आप पूछे गए हैं वेरियस एग्जामिनेशन में, उन पर अपनी बात कर रहे थे। और इस सेशन में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी एंड देन पावर ऑफ पार्लियामेंट, इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन होंगे। घटना चक्र देख रहे हैं इंग्लिश वर्जन में हम लोग। अभी तक इसका इनाग्रल सेक्शन ही आया है, इससे पहले हिंदी में काफ़ी पॉपुलर बुक रही है घटना चक्र। लेकिन मैं इसको शुरू करूं उससे पहले 2-3 बातें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये यूटी एंड इंडियन स्टेट के रेस्पेक्ट में इसमें सारे क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम देखेंगे लगभग आने वाले 8-10 वीडियोज़ में। तो इसमें बात क्या है कि आपको जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। और एक प्रोसेस होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको आप सब भली भांति वाकिफ हैं, जिसको अमेंडमेंट कहते हैं। तो दूसरी तरफ एक आर्टिकल आ जाता है 368। तो 368 में अगेन कई सारी प्रोसेस हैं। सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन देख रहे हैं, यहाँ पर एक एक चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर ये हिंट आपको मिलती रहेंगी कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट हैज़ पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। देखो, अब मैं आपको बहुत ही माइनर डिफरेंस बता देता हूँ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है कि विच एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब एडमिट करना है किसी को यूनियन ऑफ इंडिया में। किसको? यूनियन ऑफ इंडिया में किसी को एडमिशन देना है या इस्टेब्लिश करना है, तो वहाँ वो किस में कहा गया है? आर्टिकल 2 में। अब इसका एग्जाम्पल आप समझो, जैसे हम 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन सरदार पटेल जी ने उनकी जो पॉलिसीज़ थी, आप लोग भरी भांत जो इंटीग्रेशन की पॉलिसीज़ थी, वो कब तक चलती रही? वो लगभग काफ़ी समय तक चलती रही। इवन हमने दादरा नगर हवेली, गोवा को कब भारत में शामिल किया, तो वो सारी पावर्स कहाँ आ जाती? एडमिट करना है भाई, किसी को एडमिशन देना है, तो वहाँ पर आर्टिकल 2 का हवाला किया जाएगा। लेकिन अब पहले से ही यूनियन ऑफ इंडिया बना हुआ है, पहले से ही भारत देश बना हुआ है। इसके लिए अंग्रेजी में एक खूबसूरत शब्द लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, इंटर से। इंटर से का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग है, इंटर से ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया में जो पहले से टेरिटरीज हैं, उसमें अगर क्या करना है, उसमें कोई नया स्टेट बनाना है, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना है। लेकिन ये न्यू स्टेट बाहर से नहीं आएगा, बांग्लादेश से हम ज़मीन नहीं लेंगे, नहीं, ये पहले से जो है। अब इस न्यू स्टेट कैसे बन सकता है? सेपरेशन करके किसी दूसरे स्टेट के ही से, या उनसे अलग करके, या फिर किसी भी स्टेट का इंक्रीज़ करना हो एरिया, ठीक है, या डिक्रीज़ करना हो एरिया। तो ये सारी चीज़ें, और भी कुछ चीज़ें इसमें जैसे आती हैं। बाउंड्री, एक शब्द आपको शब्द मिलेगा, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, अगर बाउंड्री अल्टर करनी हो, ये सारी चीज़ें। और नेम भी अल्टर करना हो, अगर नेम भी चेंज हो रहा है, नेम ऑफ स्टेट अगर अल्टर हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये सारी आर्टिकल 3 में आती हैं। आर्टिकल 3 और 2 में यही चीज़ें आती हैं। अब इसमें है कि इंडियन पार्लियामेंट हैज़ पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, अगर नया राज्य बनाना है, नए राज्य को एडमिशन नहीं देना कि हम नई टेरिटरी ले रहे हैं किसी से ट्रीटी करके। ये जो 2 आर्टिकल है, इसमें कभी मान लो भारत सरकार चाहे कोई आइलैंड खरीदना किसी ट्रीटी के द्वारा, या किसी भारत सरकार को कहीं कोई लैंड गिफ्ट में मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें लगभग आर्टिकल 2 का मसला है। लेकिन अगर पहले से ही स्टेट है, उसमें कोई चेंज करना है, उसमें नया बनाना है, तो वहाँ पर आर्टिकल 3 का हवाला दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन सी को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही ये पावर होती है, ठीक है। और इसमें आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में भी कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है। आर्टिकल 4 भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़ना, अभी आगे हम डिस्कस ही कर लेंगे इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच वन, देखो ये अगेन ये 2008 में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। तो कौन है? पार्लियामेंट ही तो करती है ना अल्टरेशन। अगेन ये जो है आर्टिकल 3 का क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who among the following has the executive power to admit a state in the union or establish new state।
तो अगेन ये क्वेश्चन वही है जो हमने आर्टिकल 2 के रेस्पेक्ट में देखा था, टू एडमिट अ न्यू स्टेट इन द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। अगर इसमें तो दोनों हो गया है, इस्टेब्लिश न्यू यूनियन और ये आर्टिकल 2 का है। पूरा जो आप आर्टिकल 2 पढ़ेंगे फिर उससे आप सीधा रिलेट कर सकते हैं। इसमें पार्लियामेंट को ही पावर होती है, पार्लियामेंट को ही पावर होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013-14 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। मतलब कि एक भी सही हो सकता है एंड मोर देन वन मे बी राइट। द स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, इंडिया इज अ फेडरल बट with a strong center. No state in India have right to secede from Union of India। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है और ये सरदार पटेल की लिगेसी है। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 91 में फ्रीडम है, लेकिन 91 को तभी पढ़ना चाहिए जब आपको 92 पता हो। आपको कुछ भी बोलने से पहले आपको 92 का पार्ट भी पढ़ा याद होना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे लगता है कि पीसीएस का लेवल कितना अच्छा हो गया, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगर आप सेसेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ, इसकी बात आप कर सकते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ नेशनल ब्लंडर। ऐसा कहना एक राष्ट्रद्रोह भी हो सकता है। तो किसी भी राज्य को ना तो अधिकार है कि वो यूनियन से बाहर जा सकता है और ना ही तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो ओनली वन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो पहला ही सही हो जाएगा। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये 1956 में। इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत कहानी है। 1956 में पहले कई सारी कमेटी बनी थी, जेबीपी कमेटी, धार कमेटी ना, और उसके बाद में फैजल अली आयोग, ये सारी चीज़ें। और इसके लिए एक बेहतरीन किताब है, एनसीईआरटी, हम लोगों ने भी प्लेलिस्ट में देखा है इसको, क्लास 12 की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। बहुत कम शब्दों में अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स पढ़नी है, अगर आप बिपिन चंदा नहीं पढ़ना चाहते हैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो क्लास 12 की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ें। और बहुत बेहतरीन किताब है, उसमें आपको कम शब्दों में और बहुत ही अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। इसके पीछे कई सारा एजिटेशन चला। एक व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश की जिनकी डेथ भी हो गई थी, उनका नाम आपको पता होगा, श्री मालुलू ना, तो उनका डेथ भी हो गई थी। फास्ट किए थे, लगभग 53 दिन बाद उनकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद ये एजिटेशन और जोर पकड़ लेता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। देखो, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है फेडरेशन ऑफ स्टेट, लेकिन फेडरेशन शब्द ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड पूरा आर्टिकल तो यही कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको क्या बताना है, नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो क्या करेक्ट नहीं है, पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्म न्यू स्टेट, तो पहला करेक्ट हो गया। सच लॉ शैल कंटेन द प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल। हाँ बिल्कुल, अगर देखो नया स्टेट बनेगा तो पहला शेड्यूल में चेंज तो होगा ही भाई, क्योंकि पहले शेड्यूल में क्या है, यूटी एंड स्टेट के नाम है। फोर्थ शेड्यूल में क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। नो लॉ शैल बी डीम टू बी अमेंडमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डीम टू बी अमेंडमेंट, नहीं अमेंडमेंट नहीं होगा, यही तो आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 का 2 आप पढ़ें, उसमें ये सीधा सीधा लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट के पास ये पावर है सिंपल मेजोरिटी से स्टेट का नाम चेंज करना और उसकी बाउंड्री अल्टर करना, इसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368। तो ये गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। और उसके बाद में ये 3 अगर हमें ऑप्शन अपना सही मिल गया, आपको नॉट करेक्ट चूज करना था, तो आप सी जो है यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाई। देखो, अ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, ठीक है। इसका जो है 9th का बी सही हो जाएगा, 9th का बी सही हो जाएगा। अ बिल सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, क्यों, क्योंकि आपको 368 के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल और 4 आर्टिकल पढ़ें, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 368, इनके लाइट में पढ़ेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्स सिंपल मेजोरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अगेन ये सही हो जाएगा, इसमें ए सही हो जाएगा। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है।
इसका ए सही हो जाएगा। द कंसेंट ऑफ स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द अल्टरनेटिंग इट्स बाउंड्री अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो इसमें स्टेट आ जाएगा, इसमें भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द कंसेंट ऑफ स्टेट इज नॉट, तो डी सही हो जाएगा इसका, इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टेट की कंसेंट कहाँ जरूरी होती है? स्टेट की कंसेंट, इवन स्टेट अगर उसको स्टेट के पास भेजते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उनका जो है पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है, इसलिए स्टेट की कंसेंट जरूरी नहीं है। अगर स्टेट कह देगा कि नहीं नाम चेंज करो तो भी पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। तो इसका डी सही हो जाएगा। यहीं तक रखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे 12 के ऑनवर्ड। 10-10 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे ताकि कम समय में भी काम होता रहे। स्टे ब्लेस्ड।